नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा दी एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने एक सीरीज शुरू की है, विवाह सीरीज, जहाँ पे हम लोग मैरिज से रिलेटेड हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीरीज मैंने मेरे नॉन लॉ बैकग्राउंड के दोस्तों के कहने पर किया था, पर ये सीरीज लॉ के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, हमारे और आपके दोस्तों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार लॉ के स्टूडेंट ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट बातें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों में क्लैरिटी लाने के लिए मैंने इस सीरीज को शुरू किया, जहाँ पे मैं मैरिज से रिलेटेड हर एक इशू को डील करूंगी। फिर हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन तक। तो इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो फैमिली लॉ है ना, वो कवर हो जाएगा। तो इस सीरीज को ध्यान से सुना करिए, इसको देखा करिए। ये बिल्कुल लेमैन और फ्रेंडली स्टाइल में लेकर आई हूँ मैं, ताकि हर एक नागरिक को सारे अपडेट्स दे सकूँ, सारे अधिकारों के साथ अवगत करा सकूं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए और मेरी सीरीज को देखिए। इसमें हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आपको पता होगा कि हम लोग राइट टू मैरिज के ऊपर लगातार बात कर रहे हैं, और मैंने आपको शुरू से बताया है कि ये सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं होता है, बल्कि एक फंडामेंटल राइट है। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर, जो कि बहुत ही सीरियस इशू हो जाता है। तो जब बात राइट टू मैरी की आती है, तो ये सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं होता है, ये एक फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्टेड होता है। ये बात यहाँ तक आपको क्लियर होगी। मतलब सिंपल सा है कि देखो भैया, आप किसी भी कास्ट, कम्युनिटी या किसी भी इंसान से शादी कर सकते हो। आपको किसी भी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके इस अधिकार क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सोसाइटी इस राइट को एक्सेप्ट करती है? क्या सोसाइटी ऐसी शादियों को एक्सेप्ट करती है? और अगर नहीं करती है तो क्या कानून आपके साथ है? चलिए इस चीज़ को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का पर्पस किसी को अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट करना नहीं है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज या इंटरफेथ मैरिज में लॉ कपल्स को क्या प्रोटेक्शन देती है। और साथ ही ये बात बहुत क्लियर और इम्पॉर्टेंट है कि परिवार का सपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, लॉ का रूल क्या है? राइट्स और सेफ्टी देना। फैमिलीज का रोल क्या है? अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस देना। मेरा काम क्या है? आपको अवेयर करना। तो इस वीडियो का एम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना। तो इस बात को ध्यान में रख के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, इंडिया में जब भी बात होती है इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिजेस की, तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा कानून है, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये एक सेकुलर लॉ है, जो कहता है कि अगर दो एडल्ट्स एक साथ अपनी इच्छा से रहना चाहते हैं, वो फ्री विल से शादी करना चाहते हैं, तो उनका रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी कोई भी मैटर नहीं करता कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या उनका रिलीजन है, क्या उनका कास्ट है, इट डजंट मैटर। इस एक्ट के अंदर आपको अगर शादी करनी है तो आपको किसी पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, किसी मौलवी साहब की आवश्यकता नहीं है, किसी रिलीजियस रिचुअल को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। करना क्या होता है कि आपको मैरिज ऑफिसर के पास जाना होगा, उनको एक नोटिस देना होगा, बताना होगा आपको अपना एड्रेस, नाम, ऑक्यूपेशन, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया है बहुत अच्छे से। और उसके बाद वो नोटिस क्या होगी, मैरिज ऑफिसर जो है अपने ऑफिस के बाहर उस नोटिस को चिपका देते हैं। अब 30 दिन का समय होता है। अगर उस नोटिस पे किसी का ऑब्जेक्शन आ जाता है तब तो बात अलग हो जाती है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो वो शादी सोलमनाइज की जा सकती है। ये लॉ, मतलब स्पेसिफिक मैरिज एक्ट, उन कपल्स के लिए आया था जो लव के बेसिस पे शादी करना चाहते थे, जो रिलीजन के परे जाकर शादी करते हैं, जिन्हें कोई भी रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करने का कोई इच्छा नहीं होता है। ये लॉ उनके लिए है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि भाई, जो ये राइट टू चूज लाइफ पार्टनर है ना, इट इज इंट्रिंसिक टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे सोसाइटी हो, आपके चॉइस में जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं कर सकती है। आपने अगर चूज कर लिया है कि आपको फला फला व्यक्ति से विवाह करना है, तो ये आपका पर्सनल स्पेस है और हमारा लॉ इसको प्रोटेक्शन देता है।
बहुत सारे केसेस भी थे, जैसे लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था 2006 में। कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि देखो भैया, जब भी बात इंटर कास्ट मैरिज की आती है तो ये नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि इसके वजह से हम लोग कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करेंगे। और कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये भी बोला कि भाई ऐसे कपल्स को आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिएगा। फिर एक और केस आया था सफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम 2018, जिसको हादिया केस भी कहते हैं। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडल्ट वुमेन अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती है, उसका पार्टनर किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ये उसका पर्सनल चॉइस है। तो जब भी बात इंटरफेथ या इंटर केस कास्ट शादी की होती है, तो फैमिली या सोसाइटी से अगर आपको थ्रेट मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रोटेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 21 के तहत आपको क्या मिलता है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी मिलता है। तो आपको अगर कोई हरास कर रहा है, ऑनर किलिंग की धमकी मिल रही है, सोशल बॉयकॉट मिल रहा है, तो इन सब के अगेंस्ट आपको पुलिस प्रोटेक्शन तक का ऑर्डर मिल सकता है। इंडिया में जब भी बात आती है इंटर कास्ट या इंटरफेथ मैरिज की, तो हम उसे लीगल तो मानते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बहुत ही डिफरेंट होता है। सोसाइटी इसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है। ऑल दो राइट टू मैरी की जब भी बात हो रही है तो ये एक फंडामेंटल राइट है, इसको आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन मिला है। सुप्रीम कोर्ट बार बार क्लियर कर रहा है केसेस के माध्यम से, लेकिन फिर भी सोसाइटल एक्सेप्टेंस इसका आज भी जीरो है भी तो लोग उस व्यक्ति को बॉयकॉट कर देते हैं। एक और ऐसा केस आया था 2018 में, आपने पढ़ा होगा, शक्ति वाहिनी केस के बारे में। यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि ऑनर बेस्ड वायलेंस जो आप कर रहे हैं, ऑनर बेस्ड थ्रेट जो दे रहे हैं, ये इलीगल है। और स्टेट को भी ड्यूटी दिया गया कि भाई आप ऐसे कपल्स को प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करिए। मतलब अगर आप एडल्ट हैं, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो ये आपका पर्सनल फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 में डंके की चोट पे आपको इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो कोई व्यक्ति इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहा है? क्यों आप किसी को ऑनर बेस्ड किलिंग की धमकियां दे रहे हैं? क्यों किसी को मार रहे हैं? क्यों किसी को बॉयकॉट कर रहे हैं? देखिए, शुरुआत में मैंने आपसे बोला कि जब भी बात हम इंटरफेथ या इंटरकास्ट मैरिज की करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पिक्चर में आता है। ये एक सेकुलर लॉ है, ऐसा भी मैंने आपको बोला। तो देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट को बनाया ही इसीलिए गया था कि रिलीजन या कास्ट बदलने की जरूरत ना पड़े, शादी प्योरली सिविल प्रोसेस के माध्यम से हो सके। तो जब भी बात इंटरफेथ मैरिज की आती है तो हमारे देश में इंटरफेथ मैरिज अलाउड है। ये लॉ क्लियरली कहता है कि हिंदू मुस्लिम से, सिख क्रिश्चियन से, जैन बुद्धिस्ट से कोई भी कॉम्बिनेशन किसी से भी विवाह कर सकता है बिना कन्वर्जन के। आपको अपना रिलीजन बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोनों अपना धर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। मैरिज के बाद रिलीजन चेंज करना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। दोनों अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सकते हैं, दोनों अपने रिलीजन को परस्यू कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे लॉज की तरफ से। जब भी बात आती है सिविल मैरिज सर्टिफिकेट की, तो जब आप सिविल मैरिज करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा ये एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रूफ बन जाता है। जब आपको पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पिटिशन दायर करना है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी इशू से मैटर है रिलेटेड है, वहां भी यूज कर सकते हैं। जब भी बात फैमिली इंटरफेरेंस की आती है तो ये सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। फिर बात आती है नोटिस पीरियड की। तो देखो, जो 30 दिन का नोटिस पीरियड है ना, जो मैरिज ऑफिसर आपकी नोटिस को पब्लिश करता है अपने ऑफिस के सामने, तो उनका पर्पस ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना होता है, ठीक है, किसी को भड़काना नहीं होता है। पर आज के टाइम में ये भी काफी रिस्क में डाल देता है कपल्स को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार ये बात कहा है कि नोटिस सिस्टम की वजह से प्राइवेसी इन्वेड हो रही है। तो जब भी बात हम कर रहे हैं कि नोटिस वगैरह की, तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, पर कहीं ना कहीं प्राइवेसी खतरे में आती है और कपल्स को बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अब पिक्चर में आता है कि भैया हमको प्रोटेक्शन कैसे मिलता है और कब हमको प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो देखो, अगर कपल एडल्ट है, कंसेंटिंग है, उनका फ्री विल है एक दूसरे से शादी करने का, तो हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत जाके प्रोटेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है। कोर्ट क्या करता है? पुलिस को ऑर्डर देता है कि भैया इनके साथ कोई भी हरासमेंट ना हो, हरासमेंट को रोको, इलीगल डिटेंशन को स्टॉप करने का बोलेगा। इसके बाद बोलेगा ऑनर बेस्ड जो भी वायलेंस हो रहे हैं उनको भी प्रिवेंट किया जाए। तो क्लियर रूल क्या है कि एडल्ट्स जो है एक साथ रह सकते हैं और ये क्राइम नहीं है। एडल्ट्स अपनी इच्छा के हिसाब से शादी कर सकते हैं
और ये भी क्राइम नहीं है। लेकिन जब बात हम करते हैं सोसाइटी की तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। हम कह तो रहे हैं कि इंडिया में इंटरकास्ट मैरिज, इंटरफेथ मैरिज लीगल है, पर भाई इसके साथ बहुत सारे जेन्युइन चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे सबसे बड़ा इशू कास्ट आइडेंटिटी प्रेशर। काफी फैमिलीज कास्ट को सोशल ऑनर से जोड़ लेती हैं, इसलिए इंटरकास्ट मैरिज की जब भी बात आती है तो उसमें बहुत ऑपोजिशन मिलता है और बात ऑनर किलिंग तक पहुंच जाती है। आपने बहुत सारे केसेस सुने भी होंगे, बहुत सारी मूवीज में देखा भी होगा कि किस तरीके से कितनी ब्रूटली लोग मार देते हैं अपने ही बच्चे को, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनके कास्ट के बाहर या उनके रिलीजन के बाहर जाके शादी करता है। जब बात इंटरफेथ मैरिज की आती है तो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, जैसे कि कन्वर्जन करोगे आप, कल्चर का लॉस कर दोगे, ट्रेडिशन को डाइल्यूट करने का डर होता है, और ये कंसर्न्स रियल होते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है कि हम अपनी चॉइस के हिसाब से शादी कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी आते हैं, जैसे बताया गया कि जब इस SMA में मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप नोटिस डालते हैं तो ये नोटिस भी कपल्स को काफी अनसेफ फील कराती है, क्योंकि 30 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। और अभी डिमांड भी किया जा रहा है कि इस टाइम पीरियड को थोड़ा छोटा कर दिया जाए। वुमेन्स को बहुत सारे हायर रिस्क फेस करने पड़ते हैं। आपको पता ही होगा कि इमोशनल फिजिकल प्रेशर उन पे बहुत ज्यादा होता है और उन्हें इन सब कुछ बियर करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन तो है ही आपके पास। जैसे आर्टिकल 14 हमने पढ़ा, जिसमें बात किसकी हो रही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात होती है। मतलब क्या है कि लॉ सबके लिए इक्वल है, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, शादी के मैटर में आपको सेम प्रोटेक्शन मिलेगी। पुलिस हो गई, कोर्ट हो गई या स्टेट आपके कास्ट को देख के, रिलीजन को देख के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंटरफेथ कपल प्रोटेक्शन मांगता है, ठीक है, लड़का हिंदू है, लड़की किसी और कास्ट की है, तो पुलिस वाले ये नहीं बोल सकते कि हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। लॉ के हिसाब से दोनों इक्वल सिटीजन्स हैं और अगर दोनों की लाइफ रिस्क पे है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। समझ में आ रही बात। सेकेंड आर्टिकल पिक्चर में आ जाता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 आता है। कहते हैं कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे आप किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। जब बात आती है कास्ट की, रिलीजन की, सेक्स की, रेस की, प्लेस ऑफ बर्थ की, तो इस बेसिस पे आप किसी भी व्यक्ति को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और जब बात शादी की आती है तो पुलिस आपको ये नहीं बोल सकता कि आप डिफरेंट कास्ट के हैं और डिफरेंट कास्ट में शादी करना अलाउड नहीं है, सोसाइटी के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो, जान को खतरा होगा। नहीं, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस भी आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि आप इंटरफेथ कपल हैं। सारे प्रोविजंस जो है लोगों को हरासमेंट से बचाते हैं। जब बात हम आर्टिकल 19 की करते हैं तो आपको पता होगा, लिव इन रिलेशनशिप की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात होती है। तो इस आर्टिकल में व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन है, जो पार्टनर को चूज करने का अधिकार आपको देती है। आपको कैसा जीवन जीना है ऐसा आपको अधिकार देती है। तो अगर कोई ये आपको कह रहा है कि भाई आप इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकते हो, लिव इन में नहीं रह सकते हो, शादी करने का डिसीजन पे क्वेश्चन कर रहा है या इंटरफेयर कर रहा है, तो ये सब कुछ गलत है, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत आपको प्रोटेक्शन मिला है अपने चॉइस का व्यक्ति चूज करने का। जब बात हम आर्टिकल 21 की करते हैं तो वहां पे आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात होती है, एंड दैट इज इक्वल टू राइट टू मैरी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इसको इंटरप्रेट किया है, बहुत सारे केसेस में क्लियरली कहा है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। ये कोई फेवर नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। अगर कोई भी कपल एडल्ट है तो कोई भी पेरेंट्स, कम्युनिटी, पंचायत, सोसाइटी उन्हें रोक नहीं सकता है, वो अपनी इच्छा के हिसाब से शादी कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 25, जो कहता है कि भैया देखो, आपके पास अपने रिलीजन को परस्यू करने का, प्रोपोगेट करने का पूरा फ्रीडम है। अगर आपको किसी व्यक्ति से शादी करनी है जिसका धर्म अलग है तो आपको अपना धर्म फॉलो करने का फ्रीडम है, आपको अपना धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब भी इंटरफेथ मैरिज की बात होती है तो कन्वर्जन मैंडेटरी नहीं है। ये हमारा आर्टिकल 25 को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो हमें पता चलता है। शादी के बाद भी दोनों अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट इसी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए तो ये लॉ लेकर आया गया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे स्कीम्स भी गवर्नमेंट चला रही है, बहुत सारे माध्यम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ऐसे कपल्स की। जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के बारे में, ये स्कीम स्पेसिफिकली इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए होती है, स्पेशली SC कैटेगरी और नॉन SC कैटेगरी
की जो शादियां हैं उनको प्रमोट करने के लिए होती है। तो इस जो भी स्कीम है इसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, 2.5 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, साथ में आपको प्रोटेक्शन भी देगी, उसके बाद आपको स्टेबल लाइफ देने के लिए एक प्रोटेक्ट करेगी, सपोर्ट देगी। और इसके पीछे का पर्पस क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करना, हार्मोनी को प्रमोट करना। फिर इसके बाद जब हम सेकेंड प्रोटेक्शन की बात करें या गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव की बात करें, तो स्टेट भी इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। कुछ राज्यों में कुछ स्टेट इंटरकास्ट या इंटरफेथ कपल्स को हाउसिंग सपोर्ट देते हैं, वन टाइम ग्रांट्स देते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, सेफ एकोमोडेशन देते हैं, फास्ट पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली ऐसे जगहों पे सेफ होम्स के भी सारे फैसिलिटीज मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति वाहिनी केस के माध्यम से ये बोला था कि हर डिस्ट्रिक्ट में सेफ हाउस होना चाहिए जहां इंटरकास्ट इंटरफेथ कपल्स को टेम्पररी प्रोटेक्शन मिल सके अगर उनकी लाइफ को कोई भी थ्रेट हो तो। यहाँ पुलिस उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है जब तक मैटर सेटल डाउन नहीं हो जाता है। तो पुलिस प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस भी बहुत बार इशू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि अगर एडल्ट कंसेंटिंग कपल्स शादी करना चाहते हैं तो ये क्राइम नहीं है, पुलिस उन्हें डिटेन नहीं कर सकती है। अगर उनकी लाइफ को खतरा है तो 24/7 आप उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बाउंड है। ऑनर किलिंग या थ्रेट को प्रिवेंट करना स्टेट की लीगल ड्यूटी है। कोर्ट कहता है कि स्टेट का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना कपल्स को, उनके रिलेशनशिप को आपको जज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो दोस्तों जब भी बात इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज की आती है तो ये मैटर सिर्फ लॉ का नहीं है, इमोशनल और सोशल डायनेमिक्स से भी देखना होता है। पेरेंट्स का डर कभी भी गलत नहीं होता है। सिक्योरिटी, कंपैटिबिलिटी, कल्चर, कंटिन्यूटी ये जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं और इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बात हम यूथ की करते हैं तो उनकी भी चॉइसेस उतनी ही जेन्युइन होती है जब बात उनकी डिग्निटी, ऑटोनॉमी, पर्सनल हैप्पीनेस की आती है। इसलिए आइडियल सॉल्यूशन बस इतना होगा कि आप लीगल राइट्स को और फैमिली सपोर्ट को दोनों को साथ लेकर चले, तभी रिलेशनशिप काफी अच्छा और स्मूथ होगा। तो दोस्तों जब भी बात इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस की आएगी तो हमारे देश में ये मैरिजेस लीगल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे आर्टिकल्स उनको प्रमोट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कितने सारे इंसेंटिव्स और स्कीम्स लाकर प्रोटेक्शन दे रही है। स्पेशल मैरिज एक्ट को भी इसीलिए लेकर आया गया था क्योंकि ये एक सिविल फ्रेमवर्क देता है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बताया है कि आप अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं और ये एक फंडामेंटल राइट है। तो हमारी सोसाइटी तभी स्ट्रांग बनेगी जब लॉ की भी रिस्पेक्ट हो और फैमिलीज के साथ भी आपका हेल्दी इक्वेशन हो। डाइवर्सिटी इंडिया की स्ट्रेंथ है और चॉइस, डिग्निटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट उसकी फाउंडेशन है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्त, मित्र, परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। नमस्ते।